हेलो दोस्तों, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज की इस क्लास में हम राजस्थान के झुंझुनू जिले के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही शेखावटी क्षेत्र की विशेषताओं के बारे में भी जानेंगे। झुंझुनू जिले को जानने के लिए पहले हम एक कहानी सुनेंगे। इस कहानी के अंदर ही पूरे झुंझुनू जिले की कला व संस्कृति से रूबरू होंगे। इस कहानी के कुछ शब्दों को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ये शब्द आपको याद रखने हैं। इन शब्दों की सहायता से हम इजीली झुंझुनू जिले को चुटकियों में याद कर सकते हैं। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है शेखावटी क्षेत्र के झुंझुनू जिले के नवलगढ़ शहर की। अमावस का दिन था। मैंने शहर में कदम रखा। वहां लोग मुझे चंग, ठप, गीदड़ नृत्य करते हुए दिखाई दिए। मैं नृत्य वाली जगह पहुंची तो मैंने देखा वहां एक घर के बाहर बहुत सारे लोगों की भीड़ थी। मैं भी वहां खड़ी होकर मामला समझने की कोशिश करने लगी। कुछ लोग बोल रहे थे कि जल्दी से रानी के देवर राम और लक्ष्मण को बुलाओ। थोड़ी ही देर बाद राम और लक्ष्मण अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए वहां आ गए। मैंने कुछ औरतों से बात की तो पता चला कि रानी के पति रघु की आज खेत में तांबा निकालते समय मौत हो गई है। इसलिए आज रानी को रघु के साथ ही सती होना है। उनकी बातें सुनकर मेरा मन मर सा गया। मैंने उनको राय देने की कोशिश की पर कोई नहीं माना। तभी कुछ औरतों ने रानी के हाथ में पहना चूड़ा तोड़ दिया। अब सभी लोग स्वामी जी के आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद स्वामी जी काले तितर के जैसे भागते हुए आ रहे थे। स्वामी जी को सती प्रथा की रस्में पूरी कराने के लिए बुलाया गया था। स्वामी जी का नाम अजीत था। उनके हाथ में पानी का लोटा था। मैंने पानी पीने का बहाना बनाकर उनसे सती प्रथा रोकने के बारे में बात करना चाहा, परंतु उन्होंने बात करने से साफ मना कर दिया और पानी भी नहीं पिलाया। रानी का भाई भोपाल मेरी कोशिशों को देख रहा था। थोड़ी देर बाद वह मेरे पास आया और उसने मेरे कान में कुछ कहा। उसकी बातें सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। तभी सभी लोग रानी को सती प्रथा पूरी कराने के लिए खेत की ओर ले जाने लगे। मैं और भोपाल भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। रानी सबसे आगे नारायण नारायण बोलते हुए चल रही थी। रास्ते में हमने देखा स्वामी जी भीड़ से थोड़ा पीछे रह गए और बीड़ी पीने लगे। इसी बात का फायदा उठाते हुए मैंने और रानी के भाई ने स्वामी जी के सिर पर लोहे की रॉड से वार करके उनको मार दिया, ताकि फिर कभी शहर में किसी को भी सती ना होना पड़े। क्योंकि जब तक स्वामी जी जिंदा रहते तब तक वह इस प्रथा को पूरा करवाते रहते। जब लोगों को स्वामी जी की मौत के बारे में पता चला तो सब लोग स्वामी जी की तरफ चले गए। इसी बात का फायदा उठाते हुए मैं और भोपाल रानी को भगा ले गए। रानी को भगा ले जाने के बाद हमने रास्ते में तोरों की सब्जी और बाटी खाई और भोपाल ने मन से शराब पी और उसके बाद हम कातली नदी या जिसे कातली नदी की तरफ भाग गए। तो इस प्रकार ये कहानी कंप्लीट होती है। ये काल्पनिक कहानी है, इसका झुंझुनू जिले से कुछ लेना देना नहीं है। अब इस कहानी के कीवर्ड की सहायता से ही हम झुंझुनू जिले के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला शब्द जैसा हमने की कहानी के अंदर देखा था, शेखावटी क्षेत्र। अब बात करते सबसे पहले कि शेखावटी क्षेत्र क्या होता है। तो शेखावटी अथवा शेखावटी उत्तरी राजस्थान का अर्ध मरुभूमि वाला प्रदेश है। इसका शेखावटी नाम यहाँ के शासक राव शेखा के नाम से रखा गया। शेखावटी का मतलब होता है शेखों का बगीचा। अब शेखावटी क्षेत्र के अंदर जिलों के
तीन जिलों को जिन जिलों के जो हिस्से हैं उनको मिलाकर बनाया गया है। वो 3 जिले कौन-कौन से हैं? पहला है सीकर, दूसरा है झुंझुनू और तीसरा है चूरू। इनके कुछ भागों को मिलाकर शेखावटी प्रदेश या शेखावटी क्षेत्र को बनाया गया है। यहाँ पहाड़ी क्षेत्र जो कि सीकर जिले का अधिकतर भाग है, उसके बाद मरुस्थली भाग जो कि चूरू जिले का है और मैदानी भाग जो कि झुंझुनू जिले का है। तीनों को मिलाने के बाद शेखावटी क्षेत्र बनता है। इस प्रदेश के गांव अपनी बेहतरीन रंगी हुई हवेलियों के लिए जाने जाते हैं। यह हवेलियां इतनी भिन्न तथा वास्तुकला में समृद्ध है कि इस प्रदेश को राजस्थान की ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। आप जब कभी भी शेखावटी क्षेत्र में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां की हर गली में आपको ऐसी हवेलियां देखने को मिल जाएंगी जिनकी दीवारों पर भित्ति चित्र बनाए गए हैं। इसीलिए राजस्थान को इस क्षेत्र को ओपन आर्ट गैलरी कहा गया है, क्योंकि आप आराम से उन हवेलियों की चित्रकला को देख सकते हैं। तो याद रखना, कहानी में पहला शब्द हाईलाइट में आया था शेखावटी क्षेत्र। तो शेखावटी क्षेत्र किसको कहते हैं? 3 जिलों को मिलाकर बनाया गया, उनके कुछ भागों को। उनमें पहला है सीकर, दूसरा है झुंझुनू और तीसरा है चूरू। इन तीनों के कॉमन भाग को शेखावटी क्षेत्र का नाम दिया गया है। और शेखावटी क्षेत्र किसके नाम पर रखा गया है? तो यहाँ के शासक राव शेखा के नाम से रखा गया है। तीसरी बात, शेखावटी का मतलब क्या है? शेखावटी का मतलब है शेखा का बगीचा। ठीक है, तो इस प्रकार शेखावटी क्षेत्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें कंप्लीट होती हैं। अब अपन अगले पेज पे चलते हैं। अब देखिए आपकी स्क्रीन के सामने मैप शो हो रहा है। इस मैप के अंदर देखिए चूरू के पास, सीकर के पास और झुंझुनू का हिस्सा मिलाकर ये जो बीच में ग्रीन कलर वाला शो हो रहा है मैप के अंदर, वो क्या कहला रहा है? शेखावटी क्षेत्र। ठीक है, पहले कुछ कुछ हिस्सों जिलों के हिस्सों को मिलाकर उनको कुछ कुछ नाम दिया गया, जैसे धुंधार, हथौड़ी, मेवाड़, बागड़। ठीक है, वैसे इस क्षेत्र का नाम क्या था? शेखावटी क्षेत्र। ठीक है, इसमें 3 जिलों को शामिल किया गया है। वो कौन कौन से हैं? चूरू, सीकर, झुंझुनू। इनके कॉमन एरिया को क्या बोला गया है? शेखावटी क्षेत्र। शेखावटी क्षेत्र का नाम किस पे रखा गया है? राव शेखा के नाम पर। ठीक है, राव शेखा के नाम पर इस क्षेत्र का नाम शेखावटी रखा गया है। ठीक है, दूसरी बात, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? इस क्षेत्र को राजस्थान की ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? यहाँ की हवेलियों के लिए। ठीक है, यहाँ आप जब कभी जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ हर गली मोहल्ले में हवेलियां देखने को मिलती है, जो कि भित्ति चित्र के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अब इस स्लाइड में हम देखते हैं कि शेखावटी क्षेत्र का सिरमौर किसे कहा गया है। तो शेखावटी क्षेत्र का सिरमौर, जैसा कि हमें पता है कि शेखावटी क्षेत्र के अंदर 3 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें से चूरू, झुंझुनू और सीकर। तो शेखावटी क्षेत्र का सिरमौर किसे कहा गया है? तो झुंझुनू जिले को कहा गया है। अब झुंझुनू जिला किस रियासत में शामिल था? तो झुंझुनू जिला जयपुर रियासत में शामिल था। उसके बाद अब के समय में झुंझुनू किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। झुंझुनू जिले में क्या फेमस है? तो राव शेखा की छतरियां यहाँ खूब प्रसिद्ध है। अब झुंझुनू की परिवहन संख्या क्या है? तो परिवहन संख्या है 18। अब इस 18 को आप ध्यान से देखिए कि इसमें 1 और 8 है। तो इस 1 से हमें क्या याद रखना है? लोकसभा सीट। लोकसभा सीट कितनी है? 1 है। और 8 में से 1 गया तो कितने बचे? 7। तो 7 यहाँ पर क्या है? विधानसभा सीट। ठीक है, तो याद रखना 7 क्या है? विधानसभा सीट। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि शेखावटी क्षेत्र का सिरमौर किसे कहा गया है? तो शेखावटी क्षेत्र का सिरमौर झुंझुनू जिले को कहा गया है, जो कि जयपुर रियासत में शामिल था। वर्तमान में ये जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। यहाँ राव शेखा की छतरियां प्रसिद्ध है। झुंझुनू जिले की परिवहन संख्या 18 है, जिसमें से 1 लोकसभा सीट और पीछे बचे 8 में से 1 माइनस किया 7, तो 7 क्या है? विधानसभा सीटें हैं। तो आप याद रखना इसको अच्छे से। झुंझुनू एक प्राचीन शहर है, लेकिन वर्तमान में एक जिला मुख्यालय है। झुंझुनू जिले में बहादुर सैनिकों का एक शानदार निशान है, जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। झुंझुनू जिला राजस्थान के समृद्ध जिलों में से एक है। झुंझुनू शहर की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी,
इसका कोई प्रमाण नहीं है। यह माना जाता है कि विक्रम संवत 1045 में चौहान राजवंश द्वारा झुंझुनू पर शासन किया गया था। झुंझुनू पर शासन करने वाले चौहान राजवंश में से सिद्धराज प्रसिद्ध राजा था। झुंझुनू को झुंझुनू नाम झुंझा जाट या जोहार सिंह नेहरा की याद में दिया गया है। तो आपको पता ही होगा कि झुंझुनू जिला सैनिकों के लिए प्रसिद्ध है। आपको वहां झुंझुनू जिले के हर घर में एक आधा सैनिक मिल ही जाएगा। और दूसरी बात, झुंझुनू जिला शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो कई खास बातें झुंझुनू जिले में शामिल हैं। अब इसके नाम की बात करते हैं। तो झुंझुनू जिले का नाम झुंझार सिंह नेहरा की याद में या झुंझा जाट की याद में रखा गया है। और इसकी स्थापना किसने की और किसके द्वारा की गई, इसके कोई खास प्रमाण नहीं मिलते। अलग अलग साहित्यकारों, इतिहासकारों ने अलग अलग बातें कही हैं। जैसा कि हमने कहानी में देखा था कि स्वामी जी काले तित्तर के जैसे भागते हुए आ रहे थे। तो झुंझुनू वन्य जीव शुभंकर क्या है? काला तितर। और इस तितर की खास बात यह है कि तितर को पकड़ना आसान नहीं होता। ये जीव बहुत तेज भागता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा था कि स्वामी जी काला तितर की तरह भागते हुए आ रहे थे, क्योंकि उनको ऐसा था कि जल्दी रस्में करवाऊंगा तो जल्दी पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो झुंझुनू वन्य जीव शुभंकर क्या है? काला तितर। ये देखिए भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति, फिर राजस्थान के अंदर झुंझुनू की स्थिति, और ये झुंझुनू जिला जो आपके सामने शो हो रहा है। ठीक है, इसकी मेन मेन जगहों का नाम लिखा हुआ है, जैसे चिड़ावा, बुआना, खेतरी, उदयपुरवाटी, नवलगढ़, झुंझुनू। ठीक है, तो ये याद रखना। अब इसके आगे चलते हैं अपन। अब जैसे कि अपने स्टोरी के अंदर बात की थी कि मैंने राय देने की कोशिश की पर लोगों ने माना नहीं। तो सबसे फेमस प्रमुख मेला कौन सा है? राय माता का मेला, गांगिया सर झुंझुनू। उसके बाद क्या है? मेरा मन सा मर गया कहानी के अनुसार। तो मन से मनसा देवी का मेला कहाँ लगता है? झुंझुनू के अंदर। अब ये पूरी स्टोरी रानी सती के इर्द गिर्द घूम रही थी, तो रानी सती का मेला भी कहाँ लगता है? झुंझुनू के अंदर। उसके बाद स्टोरी में हमने आगे पढ़ा था कि मैंने और भोपाल ने लोहे से स्वामी जी को मार डाला, लोहे की रॉड मारकर। तो लोहो से याद रखना, रोहागढ़ मेला, लोहागढ़ झुंझुनू में। उसके बाद नरहर पीर जी की का मेला कहाँ लगता है? वो भी कहाँ लगता है? नरहर झुंझुनू के अंदर। ठीक है, तो ये पांचों मेले याद रखना। पहला कौन सा है? राय माता का मेला। दूसरा मेरा मनसा मर गया, मनसा देवी का मेला। तीसरा रानी सती का मेला। चौथा लोहागढ़ मेला। और पांचवा नरहर पीर जी का मेला। अब ये 5 मेले हमने पढ़े। पहला राय माता का मेला, दूसरा मनसा देवी का मेला, तीसरा रानी सती का मेला, चौथा लोहारगढ़ मेला और पांचवा नरहर पीर जी का मेला। तो सबसे पहले राय माता मेला की बात करते हैं। तो अब किस दिन लगता है ये? राय माता का मेला विजयदशमी के दिन झुंझुनू जिले की गांगेसर नामक जगह पर भरता है। तो विजयदशमी से याद रखना कि राय कितने लोगों से लेनी चाहिए? हमेशा 10 लोगों से लेनी चाहिए, तभी क्या मिलती है? विजय मिलती है। अपन बात करते तब बोलते हैं ना कि राय बहुत सारे लोगों से लेनी चाहिए। तो यहाँ याद रखना कि राय 10 लोगों से लेनी चाहिए कम से कम, ताकि विजय मिले। तो राय माता का मेला कब लगता है? विजयदशमी को लगता है। ठीक है, कहाँ लगता है? झुंझुनू जिले में। ये बहुत डीप में चला जाता है गंगियासर कि कौन सी जगह भरता है। ठीक है, उसके बाद है सेकंड है मनसा देवी का मेला। मनसा देवी का मेला कब लगता है? चैत्र शुद्धि अष्टमी तथा आश्रो शुद्धि अष्टमी को। तो एक हिंट सा याद रखना कि जितने भी देवियों के मेले होते हैं वो लगभग अष्टमी को, चैत्र में ही लगते हैं। तो जब अपन मेले पढ़ेंगे तब मैं और अच्छे तरीके से आपको इस चीज को याद करवा दूंगी। तो अभी तो आप सिर्फ ओवरव्यू याद रखिए ऊपर ऊपर का कि झुंझुनू जिले में क्या क्या चीजें हैं। तीसरा है रानी सती का मेला। रानी सती का मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण अमावस्या के दिन। तो स्टोरी में हमने अमावस का नाम लिया था, तो वहां से याद रखना कि रानी सती का मेला कब लगता है? रानी सती का मेला भाद्रपद कृष्ण अमावस्या के दिन झुंझुनू में भरता है। ठीक है, उसके बाद है लोहारगढ़ मेला। लोहारगढ़ मेला भाद्रपद गोगा नवमी से
भाद्रपद अमावस्या तक तथा चैत्र में सोमवती अमावस्या के दिन झुंझुनू जिले की लोहारगढ़ नामक जगह पर भरता है। ठीक है, उसके बाद है 5वां है नरहड़ पीर जी का मेला। नरहड़ पीर जी का मेला कृष्ण जन्माष्टमी के दिन झुंझुनू जिले की नरहड़ नामक जगह पर भरता है। तो अब नरहड़ में आगे देखिए, पहला शब्द है नर। तो नर का क्या होता है? जन्म होता है। तो याद रखना, जन्म से जन्माष्टमी, नर से नरहड़। तो नरहड़ पीर जी का मेला कब लगता है? नरहड़ पीर जी का मेला कृष्ण जन्माष्टमी के दिन झुंझुनू जिले की नरहड़ नामक जगह पर भरता है। अब प्रमुख मंदिरों की बात करते हैं। तो प्रमुख मंदिरों में जैसे कि रानी सती की कहानी थी ही, तो रानी सती का मंदिर झुंझुनू जिले में। उसके बाद रघु, जो कि रानी सती का पति था, तो रघु से याद रखना है। रघुनाथ जी चूड़ावत का मंदिर कहाँ है? खेतड़ी, झुंझुनू में। तीसरा है लोहारगढ़। लोहारगढ़ का कहाँ है? लोहारगढ़ झुंझुनू के अंदर है। चौथा है नरहर शरीफ की दरगाह, वो भी कहाँ है? नरहर झुंझुनू के अंदर। और 5वां है हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह, वो भी कहाँ है? झुंझुनू के अंदर। तो ये 5 जिसमें से कि 3 मंदिर है और 2 क्या है? दरगाह है। इनको याद रखना, जो वहां की फेमस है। तो पहली कौन सी है? रानी सती मंदिर, झुंझुनू। दूसरा कौन सा है? रघुनाथ जी चूड़ावत का मंदिर, वो भी कहाँ है? खेतड़ी, झुंझुनू। तीसरा है लोहारगढ़, लोहारगढ़ झुंझुनू। चौथा है नरहर शरीफ की दरगाह, वो भी कहाँ है? नरहर, झुंझुनू। और 5वां है हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह। तो ये 5 याद रखना। अब इनकी थोड़ी डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जैसे रानी सती मंदिर, ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो जैसा मैंने कि बताया था कि जब रानी सती को सती की कराने के लिए लेके जाया जा रहा, तो रानी सती क्या चल रही थी? सबसे आगे चल रही थी और क्या बोल रही थी? नारायण नारायण। तो आगे से याद रखना, रानी सती अग्रवाल जाति की थी। ठीक है, तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि रानी सती कौन सी जाति से बिलोंग करती थी? तो कौन सी जाति? अग्रवाल जाति से। ठीक है, तथा रानी सती अग्रवाल समाज की कुल देवी भी है। ठीक है, रानी सती के मंदिर को नारायणी बाई का मंदिर भी कहा जाता है। मैंने कहा था ना कि रानी सती नारायण नारायण बोलते हुए आगे चल रही थी, तो नारायण से याद रखना नारायणी बाई। तो रानी सती के मंदिर को नारायणी बाई का मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? नारायणी था। वास्तविक नाम क्या था? नारायणी था। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक क्या नाम क्या था? नारायणी था। किस जाति से संबंधित थी? तो अग्रवाल जाति से। किस समाज की कुल देवी थी? तो अग्रवाल समाज की कुल देवी थी। रानी सती का मंदिर झुंझुनू जिले में स्थित है, जो कि हम पहले याद कर चुके हैं। राजस्थान में सर्वाधिक सतियां रानी सती के परिवार से हुई हैं। रानी सती के परिवार से कुल 13 महिलाएं सती हुई हैं। अब याद रखो कि लाज राखो महारानी राजस्थान की पहली रंगीन फिल्म है। रानी सती के नाम पर ही है लाज राखो महारानी, राजस्थान की पहली रंगीन फिल्म है। यह फिल्म सन 1973 में बनाई गई थी। तो हमें कीवर्ड से याद रखना है, जैसे कि रानी की पूरी कहानी थी। तो रानी सती का मंदिर कहाँ है? झुंझुनू जिले में है। रानी सबसे आगे चल रही थी, तो ये अग्रवाल समाज से संबंधित है और उसी समाज की कुल देवी है। और रानी सती आगे क्या बोलते हुए चल रही थी? नारायणी नारायण नारायण। उसी से याद रखना है कि इनके मंदिर को नारायणी बाई का मंदिर भी कहा जाता है। और इन्हीं के परिवार में सबसे ज्यादा सतियां हुई थी। कुल 13 महिलाएं सती हुई थी। और लाज राखो महारानी राजस्थान की पहली रंगीन फिल्म है। यह फिल्म सन 1973 में बनाई गई थी। तो आपको ये सब चीजें याद रखनी है, जो कि रानी सती मंदिर से संबंधित है। तो बात करते हैं कि सती प्रथा के अंदर क्या होता है। तो सती प्रथा मृत पति के साथ उसकी पत्नी स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से जीवित जल जाती है। इस प्रक्रिया को सहगमन कहा जाता है। सहगमन मतलब साथ ही चले जाना। शिलालेखों तथा काव्य ग्रंथों में अपने पति में पूर्ण निष्ठा भक्ति रखने वाली पत्नी के लिए भी सती शब्द का प्रयोग किया गया है। सम्राट अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगाने के प्रयास किए, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। 20वीं शताब्दी में 1987 ईस्वी में दिवराला सीकर में रूप कंवर का सती होना वर्तमान समय भी इस जघन्य प्रथा के लिए लोगों की भावनाओं को प्रकट करता है।
ऐसा बताया जाता है कि जब रूपकुंवर सती हुई थी तो उस वक्त दिवराला गांव के अंदर करीब 1 लाख लोग इकट्ठा हुए थे इस सती प्रथा को देखने के लिए। ठीक है, तो ये मतलब अब के टाइम 20वीं शताब्दी के अंदर ये घटना होना बहुत बड़ी बात है कि अब के टाइम में भी ऐसी घटनाएं देश के हिस्सों में हो रही हैं सती होने जैसी, जिसको कि पहले बहुत पहले ही बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर भी 1987 में ये ताज़ी घटना थी। उस वक्त पूरे देश विदेश के अंदर इस घटना की चर्चा हुई थी। ठीक है, रूप कुमार बहुत ही कम उम्र के अंदर विधवा हो गई थी। उसके पति की एक बीमारी के चलते मौत हो गई थी, जिसके अंतर्गत रूप कंवर ने भी अपने पति के साथ सती प्रथा होना स्वीकार कर लिया, सती होना स्वीकार कर लिया। ठीक है, उसके बाद एक चीज और है, अनुमरण। अनुमरण में क्या होता है कि पति की मृत्यु कहीं अन्यत्र यानी कि किसी दूसरी जगह होती है और वहीं उसका दाह संस्कार भी कर दिया जाता है, परंतु उसके किसी चिन्ह के साथ उसकी विधवा द्वारा चितारोहण अनुमरण कहलाता है। यानी कि पति को तो नहीं लाया गया, पति की तो कहीं और मृत्यु हो गई है और उसका दाह संस्कार भी कर दिया गया है। उस पति की कोई निशानी, चाहे उसके कोई कपड़े हो या कोई अंगूठी या उसकी कोई निशानी के साथ अगर पत्नी सती प्रथा स्वीकार कर ले तो इसे अनुमरण कहलाता है, यानी कि उसके किसी सामान के साथ खुद को सती कर लेना। ऐसी सतियों को महासती कहा जाता है। मृत पुत्र के साथ सती होने वाली माताएं मां सती कहलाती हैं। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस याद कर रखना, सती प्रथा सहगमन और अनुमरण के अंदर। सहगमन तो ऐसा होता है कि साथ ही चले जाना, यानी कि पति के साथ ही अपनी इच्छा से जीवित जल जाना सती प्रथा कहलाता है। और अनुमरण के अंदर क्या होता है कि पति नहीं होता परंतु पति से रिलेटेड कोई चिन्ह होता है जिसके साथ पत्नी जीवित जल जाती है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनुमरण कहलाती है। और वो क्या कहलाती है, सहगमन, यानी कि साथ ही जल जाना। तो ये देखिए सती माता का मंदिर है, स्क्रीन पे शो हो रहा है। ये फेमस है झुंझुनू जिले में। जब भी रानी सती का नाम आता है तो इस मंदिर का नाम आता है और साथ में ही झुंझुनू जिले का नाम आता है। तो रानी सती का मंदिर कहाँ स्थित है, झुंझुनू जिले में। अब अपन आगे चलते हैं। अब बात करते हैं लोहारगढ़ की। लोहारगढ़ झुंझुनू जिले का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। क्या है, एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। लोहारगढ़ तीर्थ झुंझुनू जिले की नवलगढ़ पंचायत समिति की लोहारगढ़ ग्राम पंचायत के लोहारगढ़ गांव में मालकेतु पर्वत की शंकाकार घाटी में स्थित है। मालकेतु पर्वत अरावली पर्वतमाला की गोद में स्थित है। लोहारगढ़ को स्थानीय अपभ्रंश भाषा में लोहागर जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोहागर जी। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि लोहारगढ़ को अपभ्रंश भाषा में क्या कहा जाता है, तो लोहारगर जी कहा जाता है। लोहारगढ़ तीर्थ स्थल की 24 कोसी परिक्रमा, यानी कि 24 कोस चलना, 24 कोसी परिक्रमा प्रसिद्ध है। 24 कोसी परिक्रमा का मालखेत जी की परिक्रमा भी कहते हैं। तो इस 24 कोसी परिक्रमा का दूसरा नाम क्या है, मालखेत जी की परिक्रमा भी कहते हैं। लोहारगढ़ में बोरकुंड शिखर व सूर्य कुंड, ये सूर्य कुंड का नाम हमेशा याद रखना, सूर्य कुंड प्रमुख दर्शनीय स्थल है। इस सूर्य कुंड तीर्थ स्थल के पीछे एक कहानी है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था तब पांडव अपने भाई बंधु की हत्या करने के पाप से बहुत दुखी थे। इसी दौरान भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को यह सलाह दी थी कि जिस तीर्थ के पानी में तुम्हारे हथियार गल जाएं, वही तुम्हें पाप से मुक्ति मिल सकती है। तथा भगवान श्री कृष्ण की इसी सलाह के बाद पांडव तीर्थ स्थलों पर घूमते घूमते लोहारगढ़ पहुंचे और जैसे ही पांडवों ने लोहारगढ़ के सूर्य कुंड में स्नान किया तो पांडवों के सारे हथियार गल गए, यानी कि पिघल गए। पांडवों ने लोहारगढ़ की इसी महिमा को समझते हुए लोहारगढ़ को तीर्थराज की उपाधि दी। किस चीज की उपाधि दी, तीर्थराज। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें जो लोहारगढ़ से आपको याद रखनी है। तो लोहारगढ़ के अंदर पहली तो लोहारगढ़ को अपभ्रंश भाषा में क्या कहते हैं, तो लोहारगढ़ जी कहते हैं। यहाँ की 24 कोसी की परिक्रमा को मालखेत जी की परिक्रमा भी कहते हैं, ये यहाँ की प्रसिद्ध है। और दूसरी चीज जो यहाँ की है वो है सूर्य कुंड। सूर्य कुंड प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर पांडवों के हथियार गल गए थे।
लोहारगढ़ को तीर्थराज की भी उपाधि दी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ लोहारगढ़ कंप्लीट होता है। इसकी पिक्स अपन देख लेते हैं। ये देखिए, ये जिसमें लोग नहा रहे हैं ये तो कुंड है, और ये दूसरे में जहां ये लोग जा रहे हैं तो ये क्या है, परिक्रमा है, 24 कोसी परिक्रमा, जिसकी अभी अपन बात कर रहे थे। तो एक तरफ आपको सूर्य कुंड दिखाई दे रहा है जिसके अंदर लोग नहाते हैं, और दूसरी तरफ आपको 24 कोसी परिक्रमा दिखाई देती है जो कि यहाँ की प्रसिद्ध है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कल के वीडियो में हम इसके आगे के हिस्सों के बारे में चर्चा करेंगे। जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे उसके बारे में बताएं। थैंक यू।